नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं मेदांता हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं डॉक्टर नेहा रस्तोगी। डॉक्टर नेहा सीनियर कंसल्टेंट हैं हेमेटो ऑन्कोलॉजी की और स्पेशलाइज्ड हैं बीएमटी में, और विशेष तौर पर बच्चों और जो युवा होते हैं उनका इलाज करती हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, बीएमटी बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसको हम बोलते हैं, उसके अराउंड बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शंस रहते हैं, मिथ्स रहते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता एक्चुअली कि ये है क्या चीज़। क्या ये एक ही तरीके का बीएमटी किया जाता है या इसमें भी अलग अलग प्रकार के बीएमटी होते हैं? तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट है क्या, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि बोन मैरो क्या है। हमारे शरीर में जब भी हम सब ब्लड टेस्ट कराते हैं, एक रूटीन ब्लड टेस्ट है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो जो ब्लड आप मेरे वेन से यहाँ से निकाल कर लेते हैं और आप उसे अपनी लेबोरेटरी में रन करते हैं, उसके अंदर हम 3 चीज़ें देखते हैं। एक होता है हीमोग्लोबिन, एचपी जिसे कहते हैं, जो कि हमारे लाल रक्त कण को सिग्निफाई करता है। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कण, जो हमारे इन्फेक्शन को लड़ने के लिए यूज होता है। और तीसरा होता है प्लेटलेट, जो कि ब्लीडिंग रोकने के काम आता है। ये तीनों चीजें बोन मैरो के अंदर बनती हैं, ठीक है। और ये बोन मैरो होता कहाँ है? ये हमारी सभी लंबी हड्डियों के बीच में मौजूद होता है। तो हमारा सारा खून जो हम वेन्स में से देखते हैं, वो हमारी लंबी हड्डियों के अंदर गूदे के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। जब इसमें कोई विकृति आ जाती है या ये खराब हो जाता है किसी बीमारी के कारण, तब इसको बदलने की आवश्यकता पड़ती है, और उस प्रक्रिया को हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। अब आपका सवाल था कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ये बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक है ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट और एक है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट में हम पेशेंट का ही बोन मैरो दोबारा दवाइयों से ट्रीट करने के बाद पेशेंट में ही वापस यूज कर लेते हैं। लेकिन एलोजेनिक ट्रांसप्लांट, जो मुख्यतः आमून भाषा में जिसे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं, उसके लिए हम एक डोनर की आवश्यकता होती है। तो अगर किसी पेशेंट को कोई बीमारी है तो हम उसका पुराना बोन मैरो हटा देते हैं और किसी डोनर का नया और अच्छा बोन मैरो निकाल कर उस पेशेंट को डाल देते हैं, जिससे कि वो पेशेंट ठीक हो जाए। पहले ज़माने में इसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते थे, फिर इसका नाम बदलकर ब्लड एंड मैरो ट्रांसप्लांट हो गया, और आज की टाइम में हम इसे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बोलते हैं। मैम, जैसे आपने बोला डोनर का जिक्र आया, तो मैं कुछ जो मिथ्स हैं वो डोनर के अराउंड भी रहते हैं। एक तो जो आपने बोला बोन मैरो, मैं इसमें जानना चाहूँगा, लोगों को ऐसा लगता है, मिथ है या कितना सही है, कि ये बीएमटी के लिए जो निकालते हैं आप ब्लड, वो स्पाइन से निकालते हैं? बीएमटी के लिए जो हम डोनर से मटेरियल लेते हैं, उसको हम ग्राफ्ट कहते हैं। तो पुराने ज़माने में वो हमारा पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से निकलता था, यानी कि जो हमारे कूल्हे की हड्डी है उसके अंदर निडल डालकर हम इकट्ठा करते थे। तो हम जो डोनर होता था उसको ओटी में ले जाते थे, उसको बेहोश करते थे, और 2 सर्जन, एक डोनर के इस तरफ खड़ा होता था, एक डोनर के इस तरफ खड़ा होता था, और वो उसमें से निकालते थे। ये पुराना जमाना था, परंतु अब हम ऐसा नहीं करते, और इसी के कारण इसका नाम अब चेंज हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम डोनर को 4 दिन इंजेक्शन देते हैं। 4 से 5 दिन उसको यहीं पर ही स्किन में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके कारण उसके जो सेल्स जो कि हड्डी के अंदर प्रेजेंट थे, वो अब बाहर निकल के पेरिफेरल ब्लड में आ जाते हैं, यानी वो उसके खून में आ जाते हैं। और हम खून से बस एक सिंपल, आप समझ लो, पाइप डालकर या कैनुला डालकर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। और जो इस कलेक्शन हम जैसे करते हैं, जैसे हमने सुना भी होगा कि प्लेटलेट डोनेट करते हैं लोग, डेंगू के सीजन में बहुत लोग प्लेटलेट डोनेट करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही डोनेशन है, तो कोई टेंशन नहीं है, सेम उसी प्रकार से डोनेशन किया जाता है। आपने बताया बहुत सिंपल है, लेकिन लोगों को, मतलब मैं मिथ्स की बात कर रहा हूँ, मैं लोगों को जो लगता है वो आपसे जानना चाह रहा हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि ये प्रोसीजर बहुत पेनफुल होता है। ये पहले के ज़माने में हाँ पेनफुल होता था। मैं मानती हूँ कि जब हम हड्डी के अंदर नीडल डाल के निकाला करते थे उस वक्त ये पेनफुल होता था, परंतु अब वो तरीका हम नहीं यूज़ करते। अब जब हम यहाँ से निकालते हैं तो ये कोई पेनफुल नहीं है। जैसे सिंपल डेंगू के मौसम में लोग जाके प्लेटलेट डोनेट करके आते हैं, यहाँ पर आप स्टेम सेल डोनेट करते हैं, तो ये बिल्कुल पेनफुल नहीं है, डोनर के लिए बिल्कुल सेफ है। किसी भी डोनर को इसके कारण से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, एक चीज़ आप और बताएं कि क्या डोनर की जब बात आ रही है तो कोई भी फैमिली का मेंबर इसमें डोनेट कर सकता है? क्योंकि
सब लोग के सेम मैच होता होगा? नहीं, हर कोई डोनेट नहीं कर सकता। जैसे जब किसी को हमें ब्लड चढ़ाना होता है तो हमें ब्लड ग्रुपिंग करनी पड़ती है, ये देखने के लिए कि जो पेशेंट है और जो डोनर है दोनों का ब्लड ग्रुप सेम हो। इसी प्रकार से जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की या हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो हमें HLA टाइपिंग करनी पड़ती है। HLA टाइपिंग जिसकी आपके साथ मैच होगी केवल उसी से आपका ट्रांसप्लांट हो सकता है। यूजली हमारे भाई बहन हमसे HLA मैच कर जाते हैं, परंतु ये कोई 100% गारंटी नहीं है कि मेरा भाई या मेरा बहन मुझसे बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। वो मिल भी सकता है और नहीं भी। अगर वो मुझसे HLA मैच है तो वो मेरा डोनर बन सकता है, अगर वो मुझसे HLA मैच नहीं है तो वो मेरा डोनर नहीं बन सकता। तो हर पेशेंट के लिए मैच सिबलिंग डोनर अवेलेबल नहीं होता, तो इसके कारण काफ़ी परेशानियां शुरू हुई। तो इसका एक सोल्यूशन निकाला गया कि लोगों ने रजिस्ट्रीज बनानी शुरू की, जिन्हें हम कहते हैं मड रजिस्ट्रीज, मैच्ड अनरिलेटेड डोनर। यानी इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका HLA तो आपसे मैच करेगा परंतु वो आपके रिलेटिव नहीं है, अनरिलेटेड है। तो लोगों ने वॉलेंट्री डोनेशंस की रजिस्ट्रीज बनाई हुई हैं। तो अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, हम उसकी HLA टाइपिंग करते हैं। अगर उसकी HLA टाइपिंग उसके भाई बहन से मैच करती है तो उसका भाई बहन डोनर होता है। अगर उसमें मैच नहीं करती तब हम उसको रजिस्ट्री में डालते हैं। अगर रजिस्ट्री में कोई आदमी या औरत उससे मैचिंग है तो वो हमारा डोनर बनता है। अगर ये भी नहीं है तो अब हम एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं हैप्लो आइडेंटिकल डोनर। उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप 50% भी मैच कर रहे हैं, पहले जमाने में 100% मैच करना जरूरी था, अब केवल आप 50% भी मैच कर रहे हैं तो भी हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो हमारे माताजी, हमारे पिताजी या फिर हमारे बच्चे हमसे हमेशा 50% मैच करते ही करते हैं। जेनेटिक्स का रूल है कि वी आर हाफ फ्रॉम द फादर, हाफ फ्रॉम द मदर। सिमिलरली व्हेन वी पास ऑन आवर जीन्स, तो हमारा जो बच्चा होगा वो आधा हमसे आएगा और आधा हमारे स्पाउस से आएगा। तो इस वजह से जब से हमने हैप्लो आइडेंटिकल डोनर वाले ट्रांसप्लांट शुरू किए तो प्रैक्टिकली एवरीवन कैन गेट अ डोनर। तो हम मेदांता में अब चूंकि ज़्यादातर ना सबके अब एक ही बच्चा होता है, मैक्सिमम 2 बच्चे होते हैं। पहले ज़माने में 8 से 10 बच्चे होते तो आराम से डोनर मिल जाता था। अब किसी का एक ही बच्चा है और मान लीजिए उसको कुछ परेशानी है तो फिर उसमें हम पेरेंट्स से भी कर लेते हैं। तो ज़्यादातर आजकल हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट ही होते हैं। मान लीजिए मैं किसी के डोनेट करना चाहता हूँ, क्या ये उतना ही सिंपल होता है कि मैंने ब्लड दिया उसके बाद मेरा दोबारा बोन मैरो भी बन जाएगा जैसे ब्लड बन जाता है? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसा ही होता है। हमारा रीजनरेशन प्रोसेस बहुत अच्छा दिया है भगवान ने, जो है कुछ दिन के अंदर अंदर आपका 100% बोन मैरो वापस बन जाता है। एक और बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि सिर्फ डोनर जो है वो मेल्स ही हो सकते हैं, मेल ही डोनेट कर सकता है। क्या ये सही है, किस हद तक सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। फीमेल्स भी डोनेट कर सकती हैं, लेकिन हमारे कुछ क्राइटेरिया रहते हैं। उसमें कई बार ऐसा होता है कि मेल्स ज़्यादा फिट होते हैं तो मेल्स को हम प्रिफर कर लेते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल्स डोनेट नहीं कर सकती या नहीं करती हैं, वो भी डोनेट करती हैं, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बट हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से कई बार अगर होता है तो हम मेल्स को ले लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगा कि किस तरह की जो बीमारियां होती हैं जिनमें PMT की ज़रूरत होती है, मतलब जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर के दौरान ही ये शब्द शायद बहुत बार सुना जाता है, बट क्या इसका और जगह भी इस टेक्निक का यूज़ होता है? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ल्यूकीमिया की ही बात करती हूँ, स्पेशली बच्चों के ल्यूकीमिया के अंदर। तो सभी ल्यूकीमियाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं जब हमें ल्यूकीमिया वाले पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जैसे कि रिलैप्स ल्यूकीमिया, यानी हमने ट्रीट किया और वो वापस आ गया, या फिर रिफ्रैक्टरी ल्यूकीमिया जिसका मतलब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वो फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो केवल उन्हीं केसेस ऑफ ब्लड कैंसर में हम ट्रांसप्लांट इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा कुछ और बीमारियां होती हैं जैसे एप्लास्टिक एनीमिया, जिसके अंदर हमारा बोन मैरो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। अचानक से ऐसा होता है कि सारी की सारी सेल लाइंस कम हो गई हैं, उस केसेस में हम करते हैं। कुछ पैतृक बीमारियां होती हैं, जेनेटिक बीमारियां, जैसे कि फेनकनी एनीमिया, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, जिनके ट्रीटमेंट के लिए हमें ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। और एक हिंदुस्तान में बड़ी स्पेशल बीमारी है, होती बाकी जगह भी है पर हिंदुस्तान में काफ़ी केसेस हैं, वो है थैलेसीमिया, जिसके अंदर बच्चे को हर महीने ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। उसमें होता क्या है
कि उसका WBC और प्लेटलेट तो बिल्कुल नॉर्मल है, परंतु वो ब्लड नहीं बना पा रहा है। तो अगर वो ब्लड नहीं बना पा रहा तो वो जिएगा कैसे? तो या तो हम हर महीने, हर 3 से 4 हफ्ते के अंदर उसको ब्लड चढ़ाएं, जैसा कि हम पहले करते थे, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें, नया सिस्टम डाल दें जिससे वो स्वयं ब्लड बना सके। इसी प्रकार से एक मध्य भारत के अंदर एक बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया, उसके अंदर भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही आसान शब्दों में चीज़ों को बताया और उम्मीद करता हूँ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये जानकारी काफ़ी लाभदायक रहेगी। अवेयरनेस एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर आप खुद अवेयर होंगे तो आप और लोगों को भी जगा सकेंगे, उनको समझा सकेंगे, उनको सही रास्ता बता सकेंगे। आज हमने यही प्रयास किया है कि हम BMT को लेकर लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। सो व्यूअर्स, इस तरह की जानकारी के लिए बने रहें रेडियो द्वारका के साथ। अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।